हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द सब्जेक्ट मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट में मतलब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे अगर आप पीएसयू का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बात करो जहाँ पे मेजरमेंट जो होता है वो ऑलवेज हॉट फेवरेट टॉपिक होता है इस क्वेश्चन पूछने के लिए। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो एग्जाम में पूछते हैं, और कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। उन सब की जो है इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस जो है वो मिलता रहे, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है, रिस्टन ब्रिज मेथड ऑफ द रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज आइडियली सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यूज इन द रेंज ऑफ। तो रिस्टन ब्रिज मेथड जो होता है ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक मेथड है जो मीडियम रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आप बात करो रेंज की तो 100 ओम से लेके 10 किलो ओम का जो रेंज है ये मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस में आ जाता है। सो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। What will happen if voltmeter is connected like an ammeter in series to the load? देखिए, आपने वोल्ट मीटर को अगर ए मीटर की तरह कनेक्ट कर दिया इन सीरीज टू द लोड तो क्या हो जाएगा, आपका मतलब सर्किट जो होगा उसमें ऑलमोस्ट करंट ही नहीं फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही हाई हो जाएगा और बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट जो है वहाँ से फ्लो होने लगेगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देयर विल बी ऑलमोस्ट नो करंट इन द सर्किट, ऐसा आप कह सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट। रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट को मेजर करने के लिए जनरली थर्मोकपल मीटर जो है उसका यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एट अ हाई फ्रिक्वेंसी द एक्यूरेसी ऑफ ऑल द मेजरिंग मीटर। देखिए, आपका जितना हाई फ्रिक्वेंसी होगा उतना एक्यूरेसी ऑफ द मीटर जो होगा वो एक्चुअली कौन से टाइप का आप मीटर यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीटर इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डीसी वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग एन। आपका डीसी वोल्टेज जो होता है उसको मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम नल बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर मिली वोल्ट में दिया है, देखियो यहाँ पे। हाँ, हम मूविंग आयन वोल्टमीटर का भी यूज़ करते हैं डीसी मेजरमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत ही स्मॉल डीसी वोल्टेज मेजर करना है, देखिए इन द फ्यू मिली वोल्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। हाँ, तो यहाँ पे फ्यू मिली वोल्ट में मुझे मेजर करना है तो उसके लिए मैं पोटेंशियोमीटर टेक्निक जो है उसका यूज़ करूँगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। द इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू इंडक्टर कैन बी मेजर्ड यूजिंग। इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू इंडक्टर जो है वो आप यूजिंग द हे ब्रिज मेजर कर सकते हो। देखिए, ब्रिज से एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। सो कौन सा ब्रिज कौन सा मेजरमेंट के लिए यूज होता है, मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ये जो मतलब हम सॉल्व करने वाले हैं मोर देन 60 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें। सो यहाँ पे हाई क्यू कोयल है, मतलब क्यू ग्रेटर देन 10 है ऐसा आप कह सकते हो। सो उसको मेजर करने के लिए जनरली हे ब्रिज जो होता है उसका यूज होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्ट मीटर मेजर, जो आपका इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर होता है वो आपका ट्रू एवरेज वैल्यू आपको देगा। सो ऑप्शन A is the right answer here. The integrating digital voltmeter measures the true value of the voltage. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स मेजर रेजिस्टेंस बाय। आपके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कांस्टेंट करंट एंड मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द कांस्टेंट रेजिस्टेंस इसका यूज करते हैं, मतलब फोर्सिंग अ कांस्टेंट करंट एंड मेजरिंग अ वोल्टेज अक्रॉस द
कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आप यूज़ करोगे ऐसा, मतलब आप करंट फाइंड कर लोगे अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब आपका अक्रॉस द वोल्टेज फाइंड कर लोगे, करंट फाइंड कर लोगे। सो आपको पता है आपका ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सो यहाँ से R इज इक्वल टू V बाय आर करके आपको क्या मिल जाएगा, आपका रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे मॉडल मल्टीमीटर में अब वोल्टेज करंट फाइंड करके रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड जो है वो यूज़ हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सा जो है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा पूछा हुआ है। सो देखिए, आपका इंटीग्रेटिंग मतलब आप सम करोगे तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपका होता है वो एक्चुअली आपका बात करो तो एनर्जी मीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। सो एनर्जी मीटर मतलब देखो डायरेक्टली तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है एनर्जी मीटर, मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉट आवर मीटर, वो एनर्जी मीटर ही होता है। हाँ, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको यूनिट बेस मतलब यूनिट भी पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा हुआ है, अ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज ए ब्लैंक बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस शंट। आपका मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो आप मतलब लो रेजिस्टेंस शंट, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पैरेलल में लो रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कौन सा मीटर है ये पूछा हुआ है। सो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस मतलब आपका ए मीटर है। सो ऑप्शन ए मीटर इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसमें से किसका हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ये पूछा हुआ है। तो आपका इंसुलेशन मैगर जो होता है, ये बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलेशन मैगर जो होता है ये यूज़ होता है फॉर द मेजरिंग ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया हुआ है, इन एन एंडरसन ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। In Henderson bridge, unknown inductance is measured in terms of non-capacitance and the resistance value. So यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आया ब्रिज के रिलेटेड जो एग्जाम में पूछते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 की, इज द रिजोल्यूशन ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डैक ऑफ एन डिजिट इनपुट इज। आपका रिजोल्यूशन जो होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का ऑफ द एन डिजिट इनपुट वो आपका होता है प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हो 1/2 सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ सिंगल चैनल डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यूजेस द 12 बीट 10⁸ samples per second ADC for a 10 kilohertz sine wave input. What is the number of samples taken per cycle of the input? देखिए आपने टोटल कितना इनपुट लिया है 10⁸, आप ऐसा कह सकते हो, मतलब 10⁸। देखो आप अगर बात करोगे यहाँ पे तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 10 किलोहर्ट्ज करना है सिंपली, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हाँ, आपका साइन वेव इनपुट कितना है 10 किलोहर्ट्ज का है, मतलब सिंपली आपको 10⁸ डिवाइड बाय 10 क्या करना है 10 किलोहर्ट्ज, मतलब 10 क्या होगा 4। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा 10⁴ मिल जाएगा। सो यहाँ पे 10⁴ कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, दैट इज द राइट आंसर। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे तो काफ़ी बार यूनिट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15, in distortion factor meter the filter at the front end is used to suppress. In distortion factor meter a filter at the front end is used to suppress the fundamental component. आपका fundamental component जो होता है उसको suppress करने के लिए हम distortion factor meter में मतलब fundamental component को suppress करने के लिए उसका जो है यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, द एडवांटेज ऑफ द सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज ओवर द वायर बाउंड स्ट्रेन गेज इज। देखिए इस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का एडवांटेज क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो होता है उसका एडवांटेज होता है कि उसका सेंसिटिविटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ है,
पॉइंटिंग वेक्टर वोट मीटर, आपका पॉइंटिंग वेक्टर वोट मीटर जो होता है वो बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट होता है। हाँ, हॉल इफेक्ट मतलब क्या सर, आपका एक रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन अगर आप रख दोगे, हाँ, एक करंट कैरिंग आपका मतलब कोई फील्ड है जिसमें आपने एक रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन रख दिया, तो एक परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हाँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो एक परपेंडिकुलर जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा। इसे कहा जाता है होल इफेक्ट। हाँ, इसे क्या कहा जाता है, होल इफेक्ट। और आपका पॉइंटिंग वेक्टर वोट मीटर जो होता है दैट वर्क्स बेस्ड ऑन द होल इफेक्ट। होल इफेक्ट जो है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो डिटेल में पढ़ाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर इन ट्रू सेंस। इसमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं है। हाँ, आपका थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर है, पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप ये भी बिल्कुल ट्रांसड्यूसर है, फोटोवोल्टिक सेल ये भी ट्रांसड्यूसर है। तो कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं है, आपका एलसीडी जो दिया हुआ है ये ट्रांसड्यूसर नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लीनियरिटी एरर फॉर डिजिटल इनपुट इज इंडिकेटेड बाय, लीनियरिटी एरर जो होता है और आप मतलब एरर इंडिकेट करने के लिए ई कौन सा मतलब जो है सिंबल का यूज करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज ऑन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट जो है कैन बी यूज ऑन द डीसी ओनली। हाँ, सिर्फ और सिर्फ देखिए मूविंग कॉइल जो होता है वो यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए, एसी मेजरमेंट के लिए उसका यूज हम नहीं कर सकते। तो या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि डीसी मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, तो पीएमएमसी आएगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। या तो ऐसा पूछ ले कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होता है वो क्या मेजर करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पूछा हुआ है, सो डीसी ओनली आएगा। ऐसे मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन या तो ऐसा पूछ सकते हैं क्या मेजर नहीं कर सकते, कुछ भी घुमा घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। कर कॉन्सेप्ट ये है कि आपका पीएमएमसी जो होता है मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, ये लीनियर स्केल देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ ए मीटर कनेक्ट। आपका मतलब रेंज इंक्रीज करना है आपको ए मीटर का, तो क्या कनेक्ट करना पड़ेगा ये पूछा हुआ है। तो देखिए एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इन द पैरेलल विद द ए मीटर कोयल। फॉर एग्जांपल ये आपका ए मीटर का कोयल है, ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। तो इस ए मीटर को इंक्रीज करने के लिए मतलब रेंज इंक्रीज करने के लिए आपको एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू का एक रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप लो रेजिस्टेंस वैल्यू का एक मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाओगे पैरेलल में, तो करंट जो है आपको पता है कि लो रेजिस्टेंस वैल्यू जो होगा हाँ इसके अक्रॉस जाएगा। तो इसके अक्रॉस जाएगा तो होगा क्या, आपका ए मीटर का जो रीडिंग होगा ये भी मतलब आपका मतलब रेंज जो है आप बढ़ा सकते हो। हाँ, मतलब आप ज़्यादा रेंज जो है उसका करंट जो है वो मेजर कर पाओगे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया हुआ है, लो पावर फैक्टर द डायनामोमीटर वोटमीटर विल कोज एट लो पावर फैक्टर। डायनामोमीटर टाइप ऑफ वोटमीटर जो होता है उसमें क्या आएगा ये पूछा हुआ है। तो आपका पावर फैक्टर अगर लो होगा तो डायनामो टाइप ऑफ वोटमीटर एक्चुअली लो पावर फैक्टर पे वर्क नहीं करता। हाँ, डायनामो टाइप ऑफ वोटमीटर जो होता है उसमें लो पावर फैक्टर पे एरर्स आ जाते हैं, वो इसलिए लो पावर फैक्टर मतलब उसके लिए एक स्पेशल टाइप का जो है आपको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा अगर डायनामो टाइप ऑफ वोटमीटर का यूज़ करना है एट द लो पावर फैक्टर। हाँ, सो जनरली हम इसका यूज़ करते ही नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीरियस एरर आ जाएगा। हाँ, अगर आप यूज़ करोगे डायनामो टाइप वोटमीटर लो पावर फैक्टर पे तो वहाँ पे एक सीरियस एरर जो है वो आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दिया हुआ है, द करंट कोयल ऑफ द सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन। करंट कोयल जो होता है, देखिए सिंगल फेज एनर्जी मीटर की यहाँ पे बात की हुई है। मैंने इससे भी आपको थोड़ा बहुत पहले बताया था, आपका जो घर पे आपका मीटर होता है, हाँ, जिसमें आपका मतलब आप जिससे आपका बिल आता है, दैट इज सिंपली नथिंग बट एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर जो होता है उसमें एक प्रेशर कोयल होता है ऊपर की ओर यहाँ पे,
और नीचे जो है यहाँ पे मतलब दो लिम्ब होते हैं जहाँ पे आपका करंट कॉइल जो है वो माउंट कर दिया जाता है। हाँ, बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश होता है और यहाँ पे एक एल्यूमिनियम डिस्क होता है जो घूमता है, और इस डिस्क के घूमने की वजह से जितना डिस्क घूमेगा अकॉर्डिंग टू दैट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ जो है रोटेशन, उसका बेस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और अकॉर्डिंग टू दैट आपका करंट वोल्टेज मिलेगा और अकॉर्डिंग टू दैट आपको एनर्जी मिलेगा। सो वो आपको मेजर करता है एनर्जी। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें अगर आपने कोई लोड नहीं लगाया है, हाँ मतलब आपका कोई भी सप्लाई आपने कनेक्ट ही नहीं किया है, फिर भी अगर मीटर घूम रहा है तो ये जो होता है इसे कहा जाता है क्रीपिंग एरर। क्या कहा जाता है? क्रीपिंग एरर। नो लोड भी आपका एनर्जी मीटर जो है क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? क्रीपिंग एरर कहा जाता है। और इस क्रीपिंग एरर को रिमूव करने के लिए ये एल्यूमिनियम डिस्क जो होता है, इसके डायमीटर फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल में आप टॉप व्यू देखोगे तो एल्यूमिनियम डिस्क ऐसा होता है, हाँ, जो रोटेट करेगा, गोल होता है। सो इसमें दो होल कर दिए जाते हैं यहाँ पे। हाँ, सो इससे होगा क्या कि आपका फॉर एग्जांपल नीडल यहाँ बीच में है, सो ये एल्यूमिनियम डिस्क धीरे धीरे नो लोड है तो बहुत धीरे धीरे घूमेगा, फास्ट तो घूमेगा नहीं। सो यहाँ पे इस होल में से आपका मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगा। सो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, हाँ, इनसाइड द डिस्क नो लोड पे भी, वो क्या होगा, ये एक्चुअली आपका उस होल में से पास हो जाएगा, इसकी वजह से एरर नहीं आएगा। और ये आता क्यों है? अगर आपने ओवर कंपांसेट कर दिया, हाँ मतलब कंपांसेशन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे कंपांसेशन करने के लिए एक अलग से कॉइल लगाया जाता है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट ना हो इसके लिए कंपांसेशन करना पड़ता है। तो आपने ओवर कंपांसेट कर दिया तो यहाँ पे नो लोड पे भी एनर्जी मीटर घूमता है। हाँ, सो इसकी वजह से यहाँ पे आपको दो होल ड्रिल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से नो लोड पे आपका मतलब क्रीपिंग एरर जो है वो ना आए। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मीटर। ये जो है एनर्जी मीटर से रिलेटेड जनरली बहुत क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सो आपका बात यहाँ पे मतलब पूछा हुआ है वो ये है कि करंट कॉइल ऑफ द सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन बोथ लिम्स। हाँ मतलब दोनों लिम्स पे जो है वो करंट कॉइल को वाउंड किया जाता है। तो अब तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, विद द सेम नंबर ऑफ टर्न कि विद द डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न। देखिए यहाँ पे दिया तो हुआ है बोथ लिम्स ऑफ द लैमिनेटेड कोर, बोथ लिम्स ऑफ द लैमिनेटेड कोर विद द सेम नंबर ऑफ टर्न और डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी जो होता है वो वाउंड किया जाता है और द बोथ लिम्ब विद द सेम नंबर ऑफ टर्न। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं, देखो उसी एनर्जी मीटर का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, द क्रीपिंग एरर इन द सिंगल फेज एनर्जी मीटर कैन बी मिनिमाइज बाय, मैंने अभी आपको बताया, आप मतलब टू होल को ड्रिल करके उसको मिनिमाइज कर सकते हो, ड्रिलिंग द टू होल्स इन द डिस्क ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पिंडल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है ना, होल करने से एडवांटेज क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसका पाथ कंप्लीट नहीं होगा, सो उसकी वजह से आपको जो क्रीपिंग एरर मिल रहा था वो रिमूव हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 पूछा हुआ है, मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, मैंने आपको पहले ही बताया इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए मेगर का यूज़ होता है। काफ़ी बार पूछ लेते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए किसका यूज़ होता है, काफ़ी बार उल्टा ऐसा भी पूछ लेते हैं कि मेगर जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेगर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया हुआ है, एन ऑसिलोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू इंडिकेट। ऑसिलोस्कोप जो होता है उससे हम क्या इंडिकेट नहीं कर सकते, देखिए ऑसिलोस्कोप से हम फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल, पीक सिग्नल वोल्टेज इंडिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल, वेव शेप जो है वो भी हम देख सकते हैं, एनर्जी जो है हम इंडिकेट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ऑसिलोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू इंडिकेट द एनर्जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्ट मीटर शुड है, आपका जो वोल्ट मीटर होता है, हाँ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। देखो आपका वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। हाँ, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए अगर आप वोल्टेज की बात करो, आप एज सोर्स यूज कर रहे हो यहाँ पे इनपुट में, तो
इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा। यही वोल्ट मीटर जो है, मतलब आप वोल्टेज की बात करो तो अगर आप आउटपुट में यूज़ कर रहे हो, ऐसे आप मीटर यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हाँ, वो यहाँ सीरीज़ में होता है और यहाँ क्या होता है, पैरेलल में होता है। हाँ, तो जितना ज़्यादा हो ये मतलब वो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के याद रखना है, तो इजीली याद रह जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। द वॉट आवर मीटर मेजर्स। वॉट आवर मीटर मतलब देखिए अगेन क्या होगा, वॉट आवर मीटर मैंने आपको ऊपर बताया था। वॉट आवर मीटर का मतलब क्या होता है, आपका एनर्जी मीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पूछा हुआ है। द डिवाइस यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। द डिवाइस यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे क्या कहते हैं, आप ब्रिज में जो डिवाइस का यूज करते हो, अगर आपका करंट आया तो वो डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज जनरली वो क्या इंडिकेट करता है, जीरो करंट जो इंडिकेट करता है, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट इज नथिंग बट अ गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर जो होता है दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे पूछा हुआ है। हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर जो होता है दैट कैन मेजर एसी एज वेल एज मतलब डीसी, दोनों जो है वो मेजर कर सकता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हॉट वायर एमीटर कैन मेजर एसी एज वेल एज डीसी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे पूछा हुआ है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब आपका एनर्जी मीटर में 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है ये पूछा हुआ है। सो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, मतलब KWH में आप जो है वो मेजर करते हो। सो ये किलोवाट, देखिए एनर्जी का आगे यूनिट क्या होता है, वाट आवर। सो ये अगर आपको यही पता है कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हाँ, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम मीन्स 1 किलोवाट आवर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फेराडे होता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बेसिकली पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दिया हुआ है। 1 हेनरी इज इक्वल टू। सो हेनरी किसका यूनिट है, इंडक्टेंस का यूनिट है। सो आप इंडक्टेंस L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हाँ, मतलब इंडक्टेंस का यूनिट मुझे लिखना है। सो इसके लिए मुझे अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो मैं L इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ले जाओ तो V डी टी बाई डी ऐसे लिख सकता हूँ। सो मतलब क्या होगा, नथिंग बट वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कोई भी यूनिट पूछा हुआ है, इक्वेशन बेस जाओ, उसका इक्वेशन याद करो और वहाँ से इजीली आपको यूनिट जो है वो मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे दिया हुआ है। इंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग। इंडक्टेंस जो होता है वो आप मेजर कर पाओगे यूजिंग द रेजिस्टेंस ओनली और कैपेसिटर रेजिस्टेंस ओनली, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस से भी आप जो है इंडक्टेंस मेजर कर सकते हो और कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों का यूज़ करके भी आप जो है इंडक्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हो। तो जब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, सो इट विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे पूछा हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ द कोएक्सियल केबल इज। कैपेसिटेंस ऑफ द कोएक्सियल केबल जो होता है दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ केबल, ऐसा आप कह सकते हो। आपका देखो यहाँ पे आप बात करोगे कि सर C इज इक्वल टू, तो एप्सिलॉन A बाई डी होता है। सो आपका कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपका बात बिल्कुल सही, यहाँ पे बात दिया है कोएक्सियल केबल का। सो उसका 2 पाई एप्सिलॉन बाई डी इंटू एल जो होता है, मतलब यहाँ पे उसका 2 पाई एप्सिलॉन एल एन बी बाई ए इंटू एल जो होता है, ये लेंथ मेजरमेंट ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन है, वहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे जो एरिया होता है, अगर आप इक्वेशन में देखोगे सो एरिया होता है मीटर स्क्वायर और ये होगा मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब भी कैपेसिटेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू मीटर ही होगा। हाँ, ऐसे भी आपको याद रखना है, तब भी आप याद रख सकते हो। इन शॉर्ट कैपेसिटेंस ऑफ कोएक्सियल केबल जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ केबल। हाँ, लेंथ ऑफ केबल कितना होगा,
उस पर वो डिपेंड रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में नहीं होता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 36। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट गिव्स यूनिफॉर्म स्केल बिकॉज, देखिए मैंने आपको बताया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज करता है, एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म का यूज नहीं करता है, एंड द डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। हाँ, मतलब आपका डिफ्लेक्शनल टॉर्क जो होता है टाउ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, इसलिए हमें यूनिफॉर्म स्केल मिलता है, करंट का स्क्वायर नहीं होता। बाकी जितने भी मीटर का आप यूज करते हो जनरली आई स्क्वायर आता है। हाँ, मतलब आप बात करो वोट वायर एमीटर की या आपका एनर्जी मीटर की, कहीं भी आप बात करो, सो आपका टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर या I1 I2 cos थीटा, इस पे डिपेंड रहेगा। जब भी पीएमएमसी में टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और इसीलिए आपको यूनिफॉर्म स्केल मिलता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग ओनली डीसी। देखिए यहाँ पे फिर से पूछ लिया, मैंने आपको बताया था ओनली डीसी मेजरमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, पीएमएमसी मतलब मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ आधा लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ब्रिज से पूछा हुआ है, अ मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर। आपका मैक्सवेल ब्रिज जो होता है वो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे पूछा हुआ है, अ नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू द डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज। आपका नल टाइप ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज हायर एक्यूरेसी, उसका एक्यूरेसी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे पूछा हुआ है, द पर्पस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज टू। इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का पर्पस होता है कि आपको मेजरमेंट जो है वो करने दे। हाँ, अलाउ द मेजरमेंट टू बी मेड सिंपली, ठीक है। सो आप ऐसा कह सकते हो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते। हाँ, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द मेजरमेंट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मेजरमेंट रिफर्स टू द आउटपुट, मतलब आपका मेजरमेंट आप कोई भी चीज का कर रहे हो तो आप क्या मेजर कर रहे हो, आप आउटपुट जनरली मेजर करते हो। हाँ, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे पूछा हुआ है, फॉर द मेजरमेंट ऑन द हाई वोल्टेज कैपेसिटर द सुटेबल ब्रिज इज। मेजरमेंट ऑफ द हाई वोल्टेज कैपेसिटर, कौन से ब्रिज का आप यूज करते हो। देखिए कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए आपका दो ब्रिज का यूज होता है, एक द डी शॉर्टेज ब्रिज होता है और यहाँ पे एक दिया हुआ है शेयरिंग ब्रिज दिया हुआ है, इन दोनों का हम कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज कैपेसिटर जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज जो होता है इसका यूज करते हैं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, for the measurement of the mutual inductance we can use, for the measurement of the mutual inductance जो है उसके लिए हम heavy side bridge का यूज करते हैं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। हाँ, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि ब्रिज जो है कौन सा ब्रिज कहाँ पे मेजरमेंट में यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू द फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू द फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसे क्या कहा जा सकता है, इसे जो है सिंपली आप लीनियरिटी कहते हो। हाँ, मतलब ये लीनियरिटी का डेफिनेशन है। देखिए लीनियरिटी क्या होता है, प्रिसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, ये चार डेफिनेशन जो है यहाँ से डायरेक्टली डेफिनेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये चार डेफिनेशन आपको आने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे दिया हुआ है, the greatest possible mutual inductance of the air core transformer that is self inductance of 120 and 90 मिली हेनरी। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस नथिंग बट के अंडर रूट ऑफ L1 L2। सो ग्रेटेस्ट क्या होगा, मतलब के इक्वल टू 1 ले लो, सो L1 इक्वल टू L2 एयर कोर इंडक्टेंस की यहाँ पे बात की हुई है, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर की बात की हुई है। सो के इक्वल टू 1 ले लो, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ L1 L2 आप करोगे, मतलब 120 इंटू 90 मल्टीप्लीकेशन में करोगे और इंटू मिली हेनरी में होगा, मतलब 10⁻⁶ बाहर निकलेगा, सो अगेन 10⁻³ हो जाएगा। सो यहाँ पे आप ये करोगे अंडर रूट में, तो अराउंड 103.9 समथिंग मिलेगा, सो नथिंग बट ऑप्शन ए 104 मिली एम्पियर जो है, मिली हेनरी जो है वो आपका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे पूछा हुआ है, इफ अ इंस्ट्रूमेंट हैज क्रैम्प स्केल ऑफ द लार्ज वैल्यूज देन इट फॉलोज।
If the instrument has a cramp scale of the large values, then it follows the logarithmic law और यूनिफॉर्म लो। हाँ, यहाँ पे पूछने का मतलब ये है कि अगर आपका क्रैम्प स्केल है सो वो लॉगरिदमिक लो को फॉलो करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम एसी मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए वाट मीटर जो आपका होता है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टू मेजर द रेडियो फ्रीक्वेंसी द सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीटर इज। टू मेजर द रेडियो फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीटर इज द हेटेरोडायन फ्रीक्वेंसी मीटर। हाँ, इसके लिए मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हम हेटेरोडायन फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। एक दो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। अ 3.5 डिजिटल वोल्ट मीटर हैविंग अ रेजोल्यूशन ऑफ 100 मिलीवोल्ट कैन बी यूज टू मेजर द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर जो है ये दिया हुआ है। सिंपली आपका रेजोल्यूशन जो होता है वो रेजोल्यूशन होता है 1 अपॉन, मतलब आप बात करो डिजिटल वोल्ट मीटर की, हम बात करें यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर मतलब डीवीएम की, तो उसका रेजोल्यूशन जो होता है वो 1/10⁻⁴ होता है। क्योंकि यहाँ पे 3.5 डिजिट दिया हुआ है, देखो 3.5 डिजिट आप ड्रॉ करो तो ऐसा होगा। हाँ, आप इसको ऐसे ड्रॉ करके भी समझ सकते हो। ये आपका हो गया फर्स्ट डिजिट और 3.5 मतलब ये या तो 0 मेजर करेगा या तो 1 मेजर करेगा, और बाकी की 3 डिजिट जो है उसका रेंज जो होता है आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। हाँ, इसका 3 डिजिट का जो रेंज होता है ये आपका मतलब 3 डिजिट हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको 7 सेकंड में दिखाऊँ तो सो इसका रेंज होता है 0 to 999। ठीक है, सो टोटल आप बात करोगे तो देखो 0 to 999 विद 0 एंड देन 1 से आप लिखोगे यहाँ पे 1 और 0 से 999, तो टोटल इवन आप जो है वो अराउंड 2000 डिजिट जो है मतलब आपका 2000 डिजिट जो है वो मेजर कर पाओगे। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपका रिजोल्यूशन 100 मिलीवोल्ट का है, तो ये आपको कितना मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए। हाँ, 2000 को मेजर करने के लिए सिंपली यही पूछा हुआ है। सो आप सिंपली ऐसे करोगे कि 2000 को मेजरमेंट करने के लिए 100 मिली रेजोल्यूशन कितना चाहिए, तब भी आपको 200 वोल्ट मिल जाएगा। और भाई इक्वेशन आपको करना है तो आप सिंपली, मैंने आपको बताया कि रेजोल्यूशन का इक्वेशन होता है 1/10⁻⁴, लेकिन वो मतलब 3 डिजिट वोल्ट मीटर के लिए होता है। आपको 3.5 पूछा हुआ है, सो यहाँ पे हमें इक्वेशन करना यूज करना पड़ेगा रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻⁴। हाँ, तो यहाँ पे आपका मतलब n जो है वो 3 दिया हुआ है, तो सिंपली 1/2000 होगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे आप अब जो है मतलब इनटू आप कह सकते हो कि इनटू रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितना होता है वो होता है जो हमें पूछा हुआ है। हाँ, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आप कह सकते हो, आरवीएम मतलब रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे देखो आपको रेजोल्यूशन दिया हुआ है 100 मिली वोल्ट, सो यहाँ पे 100 मिली वोल्ट रख दोगे, सो क्या हो जाएगा 100 मिली वोल्ट इंटू 2000 करना होगा। सो सिंपली आप 100 मिली वोल्ट इंटू 2000 करोगे, सो आपको रेंज वोल्ट वोल्ट मीटर क्या मिलेगा 200 वोल्ट। ऐसे भी इक्वेशन से भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे तो ख्याल रखना है कि 3.5 डिजिट दिया हुआ है कि 3 डिजिट, देखो सिर्फ 3 डिजिट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला नहीं दिया हुआ है। हाँ, मतलब 3.5 नहीं दिया हुआ है। हाफ डिजिट का मतलब होता है या तो 0 या 1, मतलब दो में से एक वैल्यू मेजर करेगा। हाँ, सो यहाँ पे आपको मतलब कंप्लीट डिजिट दिया हुआ है तो सिंपली 1/10⁻⁴ करना है। हाफ दिया हुआ है तो 1/2 इंटू मतलब 10⁻⁴ आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटली पूछते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। द गेज फैक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रेन गेज इज सच दैट द रेजिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम 2000 to 2009 ओहम when subjected to strain of 0.0015 the Poisson's ratio of the material of the gauge। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, आपको मैं बता दूं del R/R इज इक्वल टू 1 + 2V। हाँ, V क्या है यहाँ पे, ये पोइजन्स रेशियो है, इसे कहा जाता है गेज फैक्टर, इसे काफ़ी बार डायरेक्टली जी भी लिखा जाता है, इनटू del L/L जो होता है आपका स्ट्रेन। ठीक है, सो यहाँ पे आप इक्वेशन में वैल्यूज रख दोगे तो चेंज ऑफ वैल्यू कितना है रेजिस्टेंस का 9। हाँ, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 2000 इंटू इक्वल टू आप करोगे मतलब 1 + 2V, और आपका ये V जो है आपको फाइंड करना है, मतलब आपका पोइजन्स रेशियो जो है आपको फाइंड करना है। सो del L/L मतलब आपका स्ट्रेन है जो आप रख दोगे 0.015।
ठीक है। सो ये आप इस साइड ले जाओगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे। सो 1 + 2v इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा सिंपली। हाँ, सो 1 + 2v इक्वल टू आपको 3 मिलेगा। सो v इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो v इक्वल टू आपको 1 जो है यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो 3 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। सो काफ़ी लोग 3 मार्क करके आ जाएंगे। हाँ, पॉइजन्स रेशियो पूछा हुआ है। सो 1 आंसर में आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो की जगह पे ये नहीं पूछा होता और ऐसा पूछा होता गेज फैक्टर क्या है, तो गेज फैक्टर पूछा हुआ होता, सो आंसर क्या आता, 3 आंसर आता। अगर पॉइजन्स रेशियो पूछा हुआ है क्योंकि 1 + 2 इज इक्वल टू नथिंग बट गेज फैक्टर होता है। ठीक है, सो गेज फैक्टर पूछा हुआ था तो 3 आंसर आता, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो पूछा हुआ है इसलिए 1 आंसर आएगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ ट्रांसड्यूसर इन ट्रू सेंस। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ट्रांसड्यूसर होता है, ऐसा पूछा हुआ है। सो आपका देखो थर्मोकपल, पीजोइलेक्ट्रिक पिकअप, फोटोवोल्टिक सेल, ये सारे ट्रांसड्यूसर होते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन में पहले किया था कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं होता है, इसमें भी यही ऑप्शन है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज 100 माइक्रोफेराडे, ट्रू वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज 110 माइक्रोफेराडे, देन द परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर इसका इक्वेशन जो होता है, परसेंटेज रिलेटिव एरर जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है आपका, मतलब आप कह सकते हो सिंपली, हाँ देखो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस दिया हुआ है, मतलब आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। हाँ, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना है तो रख लेना। इस इक्वेशन से एरर एक्यूरेसी के बेस पे क्वेश्चन जो है जनरली पूछ ही लेते हैं। हाँ, सो यहाँ पे सिंपली आप रखोगे, सो 100 डिवाइड माइनस 110 डिवाइड बाय 110, तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, आप मोड भी यहाँ पे रख सकते हो। हाँ, सो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो 10 डिवाइड बाय 110। अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो डिवीजन में भी गलती करते हैं कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, सिंपली आप करोगे, हाँ सो आपको मिलेगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली देखो आपका 11 जो है वो नहीं होगा, मतलब आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। हाँ, फिर 0 लगाना पड़ेगा, तो आप मतलब कर सकते हो 11 9 99, तो आपका 99 आएगा सबसे पहले। हाँ, क्या आएगा, 11 9 99, आगे बचेगा क्या, 1 बचेगा। देखो अगेन उसके बाद में अगेन 11 9 99 करना पड़ेगा, लेकिन 0 लगाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो होगा, अदरवाइज कैसे होगा। ठीक है, 2 0 लगाना पड़ेगा तो यहाँ भी 0 आएगा, तो 909 जो है वो आएगा। आप मतलब कन्वर्ट करोगे, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दोगे, मतलब आपका 909% जो हो मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर इफेक्टिवली मेजर्ड यूजिंग, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर इफेक्टिवली मेजर्ड यूजिंग द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दिया हुआ है। क्रीप एरर इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर। देखिए इस क्रीपिंग एरर की हमने बार बार बात की, अब तो आप इजीली आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का। क्रीप एरर इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी मीटर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे पूछा हुआ है। Which of the following voltmeter would be used for the measuring voltage across the 20 किलो ओम रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो आपको देखने हैं। आपको 20 किलो मतलब लार्ज रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करना है, सो आपको हायर सेंसिटिविटी चाहिए। हाँ, आपको ऑप्शन दिया हुआ है वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम, वोल्टेज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द 1 किलो वोल्ट पर वोल्ट, वोल्टेज की सेंसिटिविटी ऑफ द 10 किलोवाट पर वोल्ट। तो आपका जो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा उसका हम यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे दिया हुआ है। टू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 36 ओहम प्लस और माइनस 0.5%, R2 इज इक्वल टू 75 ओहम प्लस और माइनस 0.5%, मतलब प्लस और माइनस 5% दिया हुआ है आपको सिंपली। आर कनेक्टेड इन द सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज, तो देखिए सब सीरीज में है, मतलब क्या होगा
आपको सम करना पड़ेगा। सो 36 प्लस 75 करोगे तो 111 मिल जाएगा। ये तो सबको पता है, देखो चार ऑप्शन में, ये मतलब सबको पता है, मतलब चार ऑप्शन में यही दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, प्लस और माइनस परसेंटेज कितना होगा ये आपको सम करना है। तो 36 का 5% करना है और 75 का 5% करना है, और आप दोनों का आपको सम करोगे सो आपको 5.55 मिलेगा। हाँ, दैट इज द ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रिलेटिव एरर इज, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट, आप कह सकते हो रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। हाँ, मतलब आपका एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर मतलब नथिंग बट आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर। सो आपका एब्सोल्यूट एरर जो होता है टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट, उसका जो रेशियो होगा उसे रिलेटिव एरर कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे पूछा हुआ है, एन इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर कैन बी यूज टू मेजर। इलेक्ट्रोडायनामो टाइप मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर जो होता है वो क्या मेजरमेंट के लिए यूज होता है, आपका दोनों एसी और डीसी दोनों आप मेजर कर पाओगे इससे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ पीएमएमसी जो होता है जो ओनली डीसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है, बाकी सारा जो होता है उससे जनरली हम सब कुछ मेजर कर पाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 59, अ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आंसर है। हाँ, थर्मोकपल तो किसके लिए यूज होगा, थर्मोकपल अगेन आपको दिया हुआ है, मैंने आपको फिर से बताया कि जनरली आपका डीसी एसी दोनों मेजरमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। सो ऑप्शन बी इज द मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, बोथ डायरेक्ट करंट एंड द ऑल्टरनेटिंग करंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे पूछा हुआ है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हाँ, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो आपका होता है दैट आर आल्सो नोन एज, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को क्या कह सकते हो, उसको मतलब आप सिंपली मूविंग मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, मूविंग मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे दिया हुआ है, in electrodynamic of meter of voltmeter the inductance of the pressure coil circuit produce error which is in electrodynamic of voltmeter inductance आपका जो मतलब वोल्टमीटर जो होता है उसमें इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल सर्किट प्रोड्यूस द एरर विच इज द हायर एट द लोअर पावर फैक्टर। हाँ, सो इसमें जितना पावर फैक्टर कम होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वोट मीटर जो होता है ये लो पावर फैक्टर पे हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लो पावर फैक्टर पे वो ज़्यादा एरर मतलब बहुत लार्ज एरर जनरेट करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे दिया हुआ है, एन ऑसिलोस्कोप इंडिकेट्स। ऑसिलोस्कोप क्या इंडिकेट करता है, ऑसिलोस्कोप इंडिकेट करता है पिक टू पिक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हे ब्रिज इज पर्टिकुलरली नॉट यूजफुल फॉर मेजरिंग। देखिए इसका मतलब क्या यूज नहीं, मतलब क्या हम मेजर नहीं कर सकते हे ब्रिज से, हम आपको पता है कि इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। सो कैपेसिटेंस मेजर नहीं कर सकते उससे यूज। हाँ, सो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। आपका हे ब्रिज जो होता है वो कैपेसिटेंस और डायलेक्ट्रिक लॉस मेजरमेंट करने के लिए यूज नहीं होता है, इसको मेजर करने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज जो होता है इसका यूज करते हैं। सो यहाँ पे हे ब्रिज जो होता है वो यूज क्यों होता है ये भी आप जान लो। हे ब्रिज जो होता है वो इंडक्टिव इंपीडेंस विद द लार्ज फेज एंगल आप मेजर कर सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी मेजर मतलब यूज कर सकते हो, और म्यूचुअल इंटरेस्ट मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। हालांकि पर्टिकुलरली आपको पूछ लिया कि म्यूचुअल इंटरेस्ट मेजरमेंट के लिए क्या यूज होगा, सो आपका हेवी साइड ब्रिज जो होता है वो यूज होता है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैलेंस पावर दिया हुआ होता तो आंसर चेंज हो जाता। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस पावर भी दिया हुआ है, सो मिनिमम आपको 2 वोल्ट मीटर चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बट अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिया हुआ होता और सिर्फ बैलेंस दिया हुआ होता, सो 1 इज द राइट आंसर होता। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा हुआ है, इफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन फास्ट इट कैन बी स्लो डाउन बाय। मतलब आपका इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मतलब रन कर रहा है, तो उसको स्लो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, हाँ जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाया था, आपका एल्यूमिनियम डिस्क होता है एक, हाँ ये जो मैग्नेट इसको एल्यूमिनियम डिस्क को लगाया जाता है, ये जो होता है ब्रेकिंग मैग्नेट पे। ठीक है, सो आपका ब्रेकिंग मैग्नेट का जो पोजिशन होता है उसको आपको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, बाय एडजस्टिंग द पोजिशन ऑफ द ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट
मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। आपका ब्रेकिंग मैग्नेट जो होता है उसको आपको सेंटर ऑफ डिस्क से अवे ले जाना है, तो आपका मतलब आप उसे स्लो डाउन कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे दिया हुआ है, लो रेजिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विद द 4 टर्मिनल। Low resistance are provided with the 4 terminal to facilitate the connection to the current and potential circuit. In order that the resistive value became definite irrespective of the nature of the contacts at the current terminal, to eliminate the effect of the thermoelectric EMF, to eliminate the effect of the leads. तो क्या सही आंसर होगा? Low resistance are provided with the 4 terminal in order that the resistance value became the definite irrespective of the nature of the contact at the current terminal. So option B is the राइट आंसर हियर। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द वोल्ट मीटर विद द ब्रॉड बैंडविथ हैज। वोल्ट मीटर का बैंडविथ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका सेंसिटिविटी जो होता है वो लो होता है और नॉइस लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। वोल्ट मीटर विद द ब्रॉड बैंडविथ हैव द हाई नॉइस लेवल and the low sensitivity. Okay, so this is all about the most important MCQs of the instrument and measurement. Hopefully आपको ये मतलब important MCQ वाले वीडियोस जो है वो अच्छे लग रहे होंगे, तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।